जोहार झारखंड। श्री बैजनाथो विजय तेत रामा। आज शुभ दीपावली के अवसर पर प्राथमिक डीलर और एनपीए के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने तलेट किया है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एकेडमिक परीक्षाओं में समान रूप से लाभ पहुँचेंगे। प्राथमिक डीलर यानी प्राइमरी डीलर 1 जुलाई 2016 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में कुल 21 प्राथमिक डीलर हैं, जिनमें से 14 बैंक हैं और शेष 7 गैर बैंकिंग निकाय या एतल पीडी हैं, जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के रूप में। प्राथमिक डीलर भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास सारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस होता है। यह ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से क्रय करती है और अन्य क्रेताओं को उन्हें पुनः विक्रय कर देती है। इस प्रकार प्राथमिक डीलर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक बाजार का निर्माण करते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का संबंध अर्थव्यवस्था के ऐसी क्षेत्रों की है जो कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवहार्य और विश्वसनीय कम आय वाली आवासीय परियोजनाओं से है, जिन्हें विशेष व्यवस्था के अभाव में समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिलता। यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उन लोगों के लिए है जो सीमांत रूप से ऋण लेने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए RBI ने व्यवस्था की है। वर्तमान में भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं 20 या अधिक शाखाओं वाली विदेशी बैंकों की अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर CEOBE में जो भी उच्च हो का 40% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को वितरित करना है। विदेशी बैंकों को जिनकी भारत में 20 से भी कम शाखाएं हैं, तो 2020 तक अपने कुल ANBC का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वितरित करना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में भारतीय बैंकों एवं 20 या अधिक शाखाओं वाली विदेशी बैंकों को अपने कुल ऋण का 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र को देना होता है। इन बैंकों को कुल ANBC या CEOBE जो भी उच्च हो का न्यूनतम 8% लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण के रूप में प्रदान करना
होता है। इन बेंतों तो तुल ANBC या CEOB जो भी अधित हो ता न्यूनतम 7.5% सूक्ष्म उद्यमों तो ऋण प्रदान करना होगा। माइक्रो इंडस्ट्रीज तो 7.5%, कृषि क्षेत्र तो 18%, प्राथमिक रूप से बैंकों तो ऋण वितरित करना होगा। इन बैंकों तो तुल ANBC या CEOB जो भी अधित हो का 10% कमजोर वर्गों तो अग्रिम के रूप में देना होगा। तो कमजोर वर्ग तो 10%, 7.5% माइक्रो इंडस्ट्रीज तो और 18% कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक उधार देना होगा। वर्तमान में भारत के सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र तो शामिल किया जाता है। पहला, कृषि ऋण, प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष ऋण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, निर्यात ऋण, सामाजिक अवसंरचना के लिए ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अन्य। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट PSLC, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र योजना 7 अप्रैल 2016 को परिचालित की गई थी ताकि बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो सके। इससे निर्धारित लक्ष्य से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंक अपने अधिशेष को बेच सकेंगे, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत इस वर्ग को दिए गए ऋण में वृद्धि होगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र 4 प्रकार के होते हैं। PSLC कृषि, तुल कृषि उधार लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए। PSLC छोटे किसान, सीमांत किसान, छोटे और सीमांत किसानों के उधार के उप लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए। PSLC माइक्रो उद्यम, माइक्रो उद्यम के उधार के उप लक्ष्य के प्राप्ति की गणना के लिए। PSLC सामान्य, समग्र प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य की प्राप्ति को गणना के लिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्रों की ट्रेडिंग के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक पात्र हैं। PSLC प्रणाली उधार जोखिम अथवा अंतर्निहित अस्थियों का अंतरण नहीं करती। बैंकों तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र में ट्रेडिंग करने के लिए रिजर्व बैंक को कोर बैंकिंग समाधान CBS पोर्टल ई-कुबेर के जरिए ऑनलाइन बेनामी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान की गई है। PSLC का आकार या मानक जो है वह 2.5 मिलियन अथवा इससे गुणित में होता है और इनकी वैधता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने 31 मार्च तक ही रहती है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की लेखा पुस्तकों पर ऋणों तो ऐसे वर्गीकरण को संदर्भित करती है जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं एवं
मूलधन अथवा ब्याज के अनुसूचित भुगतान पर बकाया के रूप में दर्ज है। वर्तमान में भारतीय बैंक अपने उन ऋणों को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनकी किस्त 90 दिनों तक नहीं हो पाता। कृषि अधिनियमों तो हम तब गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की श्रेणी में रखते हैं जब ब्याज की राशि एवं किस्त के भुगतान देय तिथि के बाद 2 फसलों तक नहीं हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संबंध में ग्रेडेड प्रोविजनिंग जोखिमों के आधार पर श्रेणीकरण की व्यवस्था शुरू की है। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां, संदिग्ध परिसंपत्तियां, हानि वाली परिसंपत्तियां। सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियों में उन परिसंपत्तियों को रखा जाता है जो पिछले 12 महीनों से अधिक एनपीए रही हो। इसके अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में ऐसे अधिनियम हैं जिनके पीछे रखी गई प्रतिभूतियां संपत्ति अधिनियमों के भुगतान को सुरक्षित करने की स्थिति में होती है। संदिग्ध परिसंपत्तियों के अंतर्गत उन परिसंपत्तियों को रखा जाता है जो 12 महीनों से अधिक एनपीए रही हो। इनके पीछे रखी गई परिसंपत्तियां सामान्यतः सब स्टैंडर्ड होती है। हानि परिसंपत्तियां जिन्हें बैंक के आंतरिक तथा बाहरी अंतर्क्षत या केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षक ने हानि वाली परिसंपत्तियों के रूप में पहचान की हो तथा जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अपलिखित नहीं किया गया हो। धन्यवाद।